गाइस, अब से हम जावा के अंदर ऑपरेटर्स के बारे में सीखने जा रहे हैं। अभी तक हमने सेल्सियस से फ़ारेनहाइट और फ़ारेनहाइट से सेल्सियस के अंदर टेम्परेचर को कन्वर्ट करना सीखा था। तो यहाँ पे हमने ऑपरेटर्स को यूज़ किया था, लेकिन अभी तक आपको पता नहीं है ऑपरेटर्स क्या हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे हमने जो मल्टीप्लाई के साइन को यूज़ किया था, डिवीजन के साइन को यूज़ किया था, प्लस के साइन को यूज़ किया था और ये इज इक्वल टू के साइन को यूज़ किया था। ये सभी ऑपरेटर्स हैं। गाइस, जब भी आपने वैल्यूज़ को प्लस करना हो, मल्टीप्लाई करना हो, डिवाइड करना हो या आपने डिफरेंट वैल्यूज़ को कंपेयर करना हो कि कौन सी वैल्यू बड़ी है और कौन सी वैल्यू छोटी है, तो इसके लिए हम ऑपरेटर्स को यूज़ करते हैं। तो ऑपरेटर्स को हम डिटेल से देखने जा रहे हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक क्लास बनाऊंगा, पैकेज पे आऊंगा, राइट क्लिक करूंगा, न्यू और जावा क्लास बना दूंगा और क्लास का नाम सिंपली ऑपरेटर्स रख दूंगा। सिंपली मैं एंटर करूंगा तो यहाँ पे ऑपरेटर के नाम से क्लास बन गई है। इसको थोड़ा सा जूम इन में कर देता हूँ और यहाँ पे मैं मेन मेथड को कॉल कर लेता हूँ। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के नाम से हमारे पास न्यू मेथड आ गया है। तो गाइस, अब हम देखते हैं कि ऑपरेटर्स कितनी टाइप्स के होते हैं। गाइस, जावा के अंदर 5 टाइप्स के ऑपरेटर होते हैं। फर्स्ट वन, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के अंदर प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, कुछ इस तरह के ऑपरेटर्स होते हैं। दूसरे नंबर पे आते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर्स वैल्यूज को असाइन करने के लिए हम यूज करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे इक्वल टू को यूज किया था कि फ़ारेनहाइट -32 की जो वैल्यू थी वो हमने फ़ारेनहाइट को असाइन कर दी थी। सेम यहाँ पे भी हमने ऐसे किया था और इस वेरिएबल को हमने यहाँ पे प्रिंट करवा लिया था। होप सो अब आपको असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बारे में भी थोड़ा सा आइडिया हो गया है। तो यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर्स डिफरेंट टाइप्स के हैं, तो ये सारी की सारी उनकी टाइप्स लिखी हुई हैं। देन जब हम जावा का प्रोग्राम बनाते हैं या कोई ऐप बनाते हैं तो देन हमने देखना होता है कि कौन सी वैल्यू दूसरी वैल्यू से बड़ी है या वैल्यू छोटी है। यहाँ पे मैं छोटा सा सिनेरियो आपको दे देता हूँ कि अगर हम एक क्लास के स्टूडेंट्स के रिजल्ट को कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो देन हमने देखना होता है कि फर्स्ट पोजीशन किस बच्चे की आएगी, मतलब किस स्टूडेंट की आएगी। तो फर्स्ट पोजीशन उसी स्टूडेंट की होगी जिसके पूरी क्लास से मार्क्स ज्यादा होंगे। तो गाइस, क्लास में फर्स्ट पोजीशन फाइंड करने के लिए हमें सभी स्टूडेंट्स के मार्क्स को एक दूसरे के साथ कंपेयर करना पड़ेगा। जिसके मार्क्स सबसे ज्यादा होंगे उसी की फर्स्ट पोजीशन होगी। तो इस तरह के सिनेरियोज में हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स को यूज करते हैं। सेम यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेटर्स हैं। देन यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर्स आते हैं जिनमें हम कंडीशंस को चेक करते हैं। यहाँ पे मल्टीपल टाइप्स की हम कंडीशंस को चेक करते हैं। जावा लॉजिकल ऑपरेटर्स के अंदर सिंपली हमें 3 ऑपरेटर्स मिलते हैं, एंड, और नॉट। अभी आप सिंपली ये याद कर लीजिए कि लॉजिकल ऑपरेटर्स के अंदर हमें 3 ऑपरेटर्स मिल जाते हैं। आगे जा करके हम लॉजिकल ऑपरेटर्स को विद एग्जांपल डिटेल के साथ देखेंगे। तो गाइस, अभी तक आपको आइडिया हो गया है इन चारों ऑपरेटर्स के बारे में। गाइस, हमने मेन मेथड को क्रिएट कर लिया है तो इसके अंदर मैंने ये कुछ कमेंट को पेस्ट करवा दिया है। तो गाइस, यहाँ पे मैंने सभी ऑपरेटर्स की टाइप्स को डिटेल से बना लिया था, तो ये वही कमेंट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जावा के अंदर 5 टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर और बिटवाइज ऑपरेटर। तो गाइस, अब मैं वन बाय वन करके इन ऑपरेटर्स के बारे में आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले अगर आप अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की बात करें तो इन ऑपरेटर्स के थ्रू हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का काम कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे हमारे पास आते हैं जावा असाइनमेंट ऑपरेटर्स। जब हमने टेम्परेचर को कन्वर्ट करना सीखा था तो यहाँ पे हमने इक्वल टू को यूज किया था। इन दोनों वैल्यूज का डिवाइड होने के बाद जो रिजल्ट आता था वो इक्वल टू की हेल्प से फ़ारेनहाइट के अंदर सेव हो जाता था। देन हम फ़ारेनहाइट वेरिएबल को प्रिंट करवाते थे और फ़ारेनहाइट वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू होती थी वो हमें स्क्रीन पे शो हो जाती थी। तो इक्वल टू यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर था। यहाँ पे प्लस माइनस डिवाइड की अगर बात करें तो ये यहाँ पे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं। तो यहाँ पे भी इक्वल टू एक असाइनमेंट ऑपरेटर्स है और इसके बाद भी काफी ज्यादा यहाँ पे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आ रहे हैं। आपने एक बात यहाँ पे नोटिस की होगी कि जावा के जो असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं इनके अंदर जावा अरिथमेटिक ऑपरेटर पहले आ रहा है, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीजन, मॉडुलस और बाद में इक्वल टू आ रहा है। गाइस, अगर हम जावा कंपैरिजन ऑपरेटर्स की बात करें तो जावा प्रोग्राम के अंदर काफ़ी ज़्यादा जगह पे हमें डिफरेंट वैल्यूज़ को कंपेयर करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम क्लास का रिजल्ट बना रहे हैं तो हमने देखना है कि किस स्टूडेंट की फर्स्ट पोजीशन है। तो फर्स्ट पोजीशन उसी स्टूडेंट की होगी जिसके मार्क्स पूरी क्लास से ज़्यादा होंगे। तो उसके लिए हम कुछ
कंपैरिजन ऑपरेटर्स को यूज़ करते हैं। यहाँ पे इक्वल टू 2 बार आ रहा है, देन ग्रेटर देन, लेस देन, और ग्रेटर देन इक्वल टू, और लेस देन इक्वल टू, कुछ इस तरह के कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं। गाइस, अगर आपको लॉजिकल गेट्स के बारे में आइडिया है तो देन आपको आइडिया होगा कि लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो गाइस, यहाँ पे 3 टाइप्स के लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, एंड, और नॉट। ये 3 टाइप्स के यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। और देन गाइस, जावा के अंदर बिट वाइज ऑपरेटर्स भी होते हैं, देन हम इनके बारे में भी सीखेंगे। तो गाइस, वन बाय वन करके हम इन सभी ऑपरेटर्स को एग्जांपल्स के साथ देखने वाले हैं। होप सो अभी तक आपको ऑपरेटर्स के बारे में थोड़ा सा आइडिया हो गया है। गाइस, ऑपरेटर्स की डिटेल देखने से पहले अगर आपने नीट रूट्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीट रूट्स को सब्सक्राइब जरूर कर दें। गाइस, अब हम इन सभी ऑपरेटर्स की एग्जाम्पल्स देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की एग्जांपल्स को डिटेल के साथ देखेंगे। जावा कोर्स के अंदर अभी तक आपने एडिशन, सब्ट्रैक्शन सीख ली है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एडिशन करने वाले हैं। तो एडिशन के लिए हमें 2 वैल्यूज रिक्वायर्ड हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे 2 वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करने लगा हूँ। इंटीजर फर्स्ट वैल्यू इक्वल टू 10 यहाँ पे हम कर लेते हैं, और सेकंड वैल्यू यहाँ पे हम 20 कर लेते हैं। और गाइस, यहाँ पे अब अगर हमने इन दोनों वैल्यूज को ऐड करवाना है तो हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन करेंगे, और इसके अंदर हम फर्स्ट वैल्यू को लेंगे और इसके अंदर एडिशन को लगाएंगे। एडिशन के बाद यहाँ पे सेकंड वैल्यू मतलब दूसरे वेरिएबल को पास करवा देंगे। तो अब हमने रन करना है इस क्लास को। तो मेन पे आएंगे, एडिट कॉन्फ़िगरेशन, और यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास कन्वर्टर यहाँ पे आ रहा था, तो हमने ऑपरेटर क्लास को सिलेक्ट करना है, ओके करना है, अप्लाई करना है, कर देना है ओके। और अब हम इस क्लास को रन कर सकते हैं। तो देख सकते हैं हमारे पास आंसर आ गया है 30। देन अगर डिवाइड, मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्शन की बात करें तो सिंपली आपने यहाँ पे साइन को चेंज करते जाना है और आपके पास आंसर आता जाएगा। ठीक है, तो इसको हम कॉपी करते हैं और इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। और अब हम मॉडुलस ऑपरेटर को देखते हैं। तो यहाँ पे मैं आऊँगा और यहाँ पे मैं मॉडुलस को यूज़ करूँगा। गाइस, मॉडुलस ऑपरेटर के बारे में मैं आपको बता दूँ कि अगर हम कुछ भी यहाँ पे डिवाइड करते हैं, जब हम डिवाइड करते हैं तो अंदर वैल्यू अगर हम 20 रख देते हैं, बाहर वैल्यू 10 है, तो हम 10 को डिवाइड करते हैं 20 के साथ, तो 10 2s are 20 आ जाएगा और बचेगा कुछ भी नहीं। ठीक है, तो अगर हम 20 को डिवाइड करते हैं 3 के साथ, तो 3 के साथ अगर हम 20 को डिवाइड करेंगे तो देन रिमाइंडर हमारे पास 2 बच जाएगा। तो जो हमारे पास यहाँ पे रिमाइंडर बच रहा है वही यहाँ पे मॉडुलस आउटपुट करेगा। मतलब जब हम एक नंबर को दूसरे नंबर के साथ डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर में जो वैल्यू शो होगी मॉडुलस ऑपरेटर को यूज करने से हमारे पास वो वैल्यू आ जाएगी। तो फर्स्ट वैल्यू यहाँ पे हमें थोड़ी सी ज़्यादा लेनी पड़ेगी। और अब मैं इसको रन करता हूँ। मैंने रन किया है तो देख सकते हैं 20 बाहर था, अंदर वैल्यू थी 100। देन 20 डिवाइड हुआ 5 के साथ, तो 100 आउटपुट आ गई, तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। तो अगर हम यहाँ पे इसको 10 करते हैं और यहाँ पे हम कर लेते हैं 3, अगर हम 3 यहाँ पे करते हैं तो अब इसके आउटपुट आप देखिएगा, अब इसके आउटपुट 1 आ जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस, आउटपुट हमारे पास 1 आ गई है। होप सो स्टूडेंट्स, आपको मॉडुलस के बारे में भी अब अच्छे से आइडिया हो गया है। गाइस, अगर आपको वाकई में ही मॉडुलस की अंडरस्टैंडिंग हो गई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। गाइस, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स हमें मल्टीपल जगह पे यूज़ करने पड़ते हैं, तो इसलिए आपने इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेना है। इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स अगर हम यूज़ करेंगे फर्स्ट वैल्यू के साथ, तो इसके लिए हमें यहाँ पे 10 प्लस प्लस कुछ इस तरह से हम इसे यूज़ करेंगे, तो इसकी आउटपुट हमें 10 के बाद 11 शो होगी। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स हम लूप्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमने 1 से लेकर के 1000 तक काउंटिंग लिखनी है तो हम 1 से 1000 तक तो वैल्यूज़ को प्रिंट नहीं करवाएंगे। मतलब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन 1 फिर 2 फिर 3, मतलब 1000 लाइन्स ऑफ कोड हो जाएगा। तो वहाँ पे हम इंक्रीमेंट को यूज़ कर लेते हैं, जिससे वैल्यूज़ खुद ब खुद ही इंक्रीमेंट होती जाती हैं। मतलब 1 के बाद 2 3 4 और इस तरह 1000 तक हम लिमिट लगा देते हैं और हमारे पास वो सारी की सारी काउंटिंग आ जाती है। और सेम डिक्रीमेंट में भी कुछ इसी तरह का ही प्रोसेस होता है। तो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट्स हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है पोस्ट इंक्रीमेंट और एक होता है प्री इंक्रीमेंट। तो पहले हम पोस्ट इंक्रीमेंट की एग्जाम्पल देख लेते हैं,
देन आपको और अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि पोस्ट इंक्रीमेंट हम किस तरह से यूज करते हैं। हमारे पास फर्स्ट वैल्यू तो आ ही रही है, तो पहले हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन कर लेते हैं, क्योंकि फर्स्ट वैल्यू के अंदर हम सीख लेते हैं कि किस तरह से फर्स्ट वैल्यू पे हम इंक्रीमेंट लगा लेते हैं। तो हमने यहाँ पे वैल्यू को लेना है और सिंपली प्लस प्लस लिख देना होता है। ठीक है, ये ऊपर वाले कोड को हम फिर से कमेंट कर देते हैं और मैं इस कोड को रन करता हूँ। मैंने इस कोड को रन किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 हमारे पास फर्स्ट वैल्यू थी और आउटपुट भी 10 शो हो गई है। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको दोबारा यहाँ पे डुप्लीकेट कर लेता हूँ और यहाँ से मैं इंक्रीमेंट इसका रिमूव कर देता हूँ, तो अब इसकी आउटपुट गाइस आप देखिएगा। तो गाइस पोस्ट इंक्रीमेंट में पहले हमने इंक्रीमेंट लगाया तो सिंपली जो फर्स्ट वैल्यू की आउटपुट थी वो शो हो गई, देन इंक्रीमेंट होने के बाद नेक्स्ट वैल्यू हमें बाद में शो हुई। तो इससे हमें पता चलता है कि पोस्ट इंक्रीमेंट में वैल्यू पहले प्रिंट हो जाती है, देन इंक्रीमेंट बाद में होता है। सेम यहाँ पे हमें पता चल गया कि वैल्यू पहले प्रिंट हो गई, देन इंक्रीमेंट बाद में हुआ है। 10 से अगर वैल्यू 11 हो गई है तो इसका मतलब इंक्रीमेंट है। गाइस पोस्ट इंक्रीमेंट के बारे में हमें आइडिया हो गया, अब हम प्री इंक्रीमेंट को देखते हैं। तो प्री इंक्रीमेंट में इंक्रीमेंट हम कुछ इस जगह पे नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ पे इंक्रीमेंट हम स्टार्टिंग में ही कर देंगे। तो गाइस अब हम इन दो लाइंस को कमेंट कर सकते हैं, तो वही काम मैं यहाँ पे करूंगा। इन दोनों लाइंस को मैं कर देता हूँ कमेंट, कंट्रोल फ्रंट स्लैश, तो ये लाइंस हमारे पास कमेंट हो गई हैं। तो गाइस यहाँ पे आप अब देखिएगा कि हमने फर्स्ट वैल्यू पे ही इंक्रीमेंट लगाया है, तो यहाँ पे इंक्रीमेंट पहले हो गया, मतलब 10 था हमारे पास यहाँ पे, तो 10 यहाँ पे 11 हो गया और यहाँ पे ही वैल्यू प्रिंट हो गई। और सेम यहाँ तक फर्स्ट वैल्यू 11 हो चुकी थी, तो सेम वही वैल्यू यहाँ पे शो हो गई है, जैसा कि आपने आउटपुट पे भी देख लिया है। तो सेम डिक्रीमेंट में भी कुछ ऐसा ही काम होता है। तो उसके लिए हम दोबारा से इसी लाइन को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे आते हैं, कंट्रोल वी कर देते हैं, प्री इंक्रीमेंट में भी और डिक्रीमेंट में भी। कोड यहाँ पे हमारे पास आ गया है। तो पोस्ट डिक्रीमेंट के अंदर भी पोस्ट इंक्रीमेंट का सिंटैक्स यूज होना है। पोस्ट डिक्रीमेंट के अंदर भी वेरिएबल के बाद ही हम डिक्रीमेंट को यूज करेंगे और प्री डिक्रीमेंट के अंदर हम डिक्रीमेंट को वेरिएबल से पहले यूज कर लेंगे। तो ऊपर वाली लाइन को हम कमेंट कर लेंगे। तो सिंपली अभी हमने इस आउटपुट को देखनी है पोस्ट डिक्रीमेंट वाले को, तो इसको मैं कमेंट करूंगा और अब मैं जावा प्रोजेक्ट को रन करता हूँ। इसको मैंने दोबारा रन किया तो देख सकते हैं पोस्ट डिक्रीमेंट में पहले हमारे पास वैल्यू प्रिंट हुई, देन डिक्रीमेंट बाद में हुआ है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, होप सो आपको अब पोस्ट डिक्रीमेंट के बारे में भी आइडिया हो गया है। ये सेम पोस्ट इंक्रीमेंट की तरह ही था, लेकिन डिक्रीमेंट है तो डेफिनेटली हमें यहाँ पे माइनस माइनस को यूज करना पड़ेगा और आउटपुट में भी यहाँ पे हमें डिक्रीमेंट देखने को मिला है। तो अब हम प्री डिक्रीमेंट को देख लेते हैं। प्री डिक्रीमेंट में पहले हमने माइनस माइनस को यूज किया है, तो अब मैं इसको रन करूंगा तो प्री डिक्रीमेंट में डिक्रीमेंट पहले हो जाएगा और वैल्यू बाद में प्रिंट होगी, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आउटपुट 9 हमारे पास आ गई है। होप सो स्टूडेंट्स अभी तक आपको सारे के सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में अच्छे से और डिटेल से आइडिया हो गया होगा। तो गाइस अब हम मूव करते हैं जावा असाइनमेंट ऑपरेटर्स की तरफ। असाइनमेंट ऑपरेटर्स वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन करने के लिए हम यूज करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे इक्वल टू आ रहा है। जब हमने कन्वर्टर क्लास को बनाया था तो इसके अंदर हमने फॉरेन हाइट डिवाइडेड बाय 9 ये वाला काम किया था और इस फार्मूले का जो आउटपुट था वो इस फॉरेन हाइट वेरिएबल के अंदर स्टोर हो गया था। तो इसे हमें पता चलता है कि इक्वल टू के थ्रू हमने ये वाली वैल्यू फॉरेन हाइट को साइन करवाई थी और इसकी आउटपुट हमने फिर देख ली थी। सेम इक्वल टू यहाँ पे कुछ ऐसा ही काम करता है। इक्वल टू हम एज ए असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करते हैं, लेकिन गाइस यहाँ पे अगर हमने एक से ज़्यादा वेरिएबल्स को सेम वैल्यू साइन करवानी है तो वो हम कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए पहले यहाँ पे मैं 4 वेरिएबल को डिक्लेयर करता हूँ, A B C और सिंपली यहाँ पे D वेरिएबल मैं ले लेता हूँ और सिंपली D की वैल्यू मैंने इनिशियलाइज कर दी है, बाकी A B C को सिंपली मैंने डिक्लेयर करवाया है। तो गाइस यहाँ पे अगर हमने D की वैल्यू को सभी वेरिएबल्स को साइन करना है तो वो कुछ इस तरह से करेंगे, A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C इज इक्वल टू D और एंड पे लगा देंगे सेमीकोलन। और गाइस अब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के अंदर हम इन सभी वैल्यूज़ को देख सकते हैं। तो पहले हमने A की वैल्यू को देखना है, तो सिंपली यहाँ पे A लिखेंगे
और यहाँ पे कंकैटिनेशन को यूज़ करते हुए हम ए की वैल्यू को देख लेंगे। सेम यहाँ पे अब हमने बी की वैल्यू को देखना है। स्टार्टिंग और एंडिंग पे हम स्पेस देंगे क्योंकि हमने आउटपुट वेल ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में देखनी है। देन बी को यहाँ पे यूज़ कर लेंगे, कंकैटिनेशन को दोबारा से यूज़ करेंगे। अब हमने सी को यूज़ करना है, तो स्पेसिस देने के बाद यहाँ पे हम सी को दोबारा यूज़ करेंगे और सिंपली लास्ट वन इज़ डी, इसके स्टार्टिंग और एंडिंग पे हम स्पेस देंगे और डी को यूज़ कर लेंगे। तो गाइस ऊपर जितना भी कोड था उसको मैंने कमेंट कर दिया है, तो अब इसकी आउटपुट हम देखते हैं। तो गाइस प्रोग्राम हमारा रन हो गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ए बी सी डी सभी की जो वैल्यू थी वो 12 आ गई है। वो गाइस इसलिए आई है क्योंकि डी की वैल्यू हमने 12 इनिशियलाइज करवा दी थी, तो यहाँ पे 12 आ गया। 12 इज इक्वल टू सी हुआ तो सी की वैल्यू भी 12 हो गई। देन सी इज इक्वल टू बी हुआ तो बी की वैल्यू भी 12 हो गई। और सेम बी इज इक्वल टू ए, मतलब ए इज इक्वल टू बी है तो ए की वैल्यू भी 12 हो गई है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो गाइस यहाँ पे अगर हम इसी लाइन को दोबारा कॉपी करते हैं और इसको मैं नीचे पेस्ट करवा देता हूँ, और ये जो डी है इसको मैं सिंपली यहाँ से रिमूव करता हूँ और ले जाता हूँ कुछ इस जगह पे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब अगर मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ तो अब इसकी आप आउटपुट देखिएगा। गाइस अगर मैं अब प्रोजेक्ट को रन करूंगा तो आउटपुट में कोई चेंजिंग नहीं आएगी क्योंकि पहले ऊपर वाली कंडीशन एग्जीक्यूट होगी। जब ऊपर वाली कंडीशन एग्जीक्यूट हो जाएगी तो ए बी सी डी सभी 12 के इक्वल हो जाएंगे। तो नीचे वाली कंडीशन की आउटपुट देखने के लिए इम्पोर्टेंट है कि हम ऊपर वाली कंडीशन को कमेंट कर दें। उसके लिए मैं इन दोनों लाइन्स को पहले कमेंट करता हूँ और दोबारा मैं रन करूँगा नीचे वाली कंडीशन को। तो मैंने दोबारा रन कर दिया है। तो यहाँ पे गाइस आप देख सकते हैं कि हमारे पास एरर आ रहा है। वो एरर ये आ रहा है कि अभी तक हमने सी को कोई भी वैल्यू असाइन नहीं की। मतलब ये देख सकते हैं वेरिएबल सी माइट नॉट बी इनिशियलाइज। तो गाइस अब आपको आइडिया हो गया है कि आपने अगर एक वेरिएबल की वैल्यू देनी है और बाकी सारे वेरिएबल्स को भी सेम वैल्यूज असाइन करनी है तो वो वेरिएबल आपने लास्ट पे लिखना होता है। होप सो स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको इज इक्वल टू ऑपरेटर के बारे में भी आइडिया हो गया है। तो अब प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लाई इज इक्वल टू और डिवाइड इज इक्वल टू ये सभी सेम हैं। तो इनके अंदर सिंपली हम एक ही की आउटपुट देख लेंगे, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि ये बाकी जितने भी ऑपरेटर्स हैं इन पे आपने कैसे काम करना है। तो यहाँ पे मैं इंटीजर लेता हूँ और यहाँ पे सिंपली हम एक केक को सेल कर रहे हैं तो केक की प्राइस ले लेते हैं। यहाँ पे आप केक की प्राइस कुछ भी दे सकते हैं। मैं यहाँ पे 1 पाउंड केक की प्राइस 150 देने लगा हूँ। तो यहाँ पे जो प्लस इज इक्वल टू काम करता है उसके बारे में अब आप देखिएगा। केक की प्राइस हमने ली है और 1 पाउंड केक पे हमने 5 रुपये जीएसटी टैक्स को ऐड कर दिया है। गाइस अभी तक एडिशन हम कुछ इस तरह से करते आ रहे हैं। तो गाइस इस कोड को अगर हम छोटा करके लिखना चाहते हैं तो उसके लिए हम ये ऑपरेटर यूज़ करेंगे और सिंपली यहाँ पे हम 5 लिख देंगे। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, तो इस कोड में और इस कोड में कोई भी फ़र्क नहीं है। ये केक प्राइस यहाँ पे हमारे पास आ गई। देन प्लस इक्वल टू का मतलब है कि ये केक प्राइस ही दोबारा यहाँ पे ली जाएगी और उसके अंदर 5 ऐड कर दिए जाएंगे। तो अब इसकी पहले हम ऊपर वाली कंडीशन की आउटपुट देख लेते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और इसके अंदर हम सिंपली केक प्राइस को दे देते हैं और नीचे वाली लाइन को कर देते हैं कमेंट। तो गाइज अब हमने इस लाइन को रन कर दिया है तो देख सकते हैं हमारे पास केक की प्राइस आ गई है 155। तो इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ। तो 155 आपके पास केक की प्राइस आ गई है। इसके पीछे अगर आप चाहें तो लिख भी सकते हैं केक की प्राइस है ये विद जीएसटी टैक्स के। ठीक है, तो केक की जो प्राइस जीएसटी के साथ है वो बन गई 155। मतलब इस तरह के स्नैरियो पे आप कुछ इस तरह का ऑपरेटर को यूज़ कर सकते हो। अब मैं सिंपली इस कंडीशन को कमेंट करता हूँ, इसको कर देता हूँ अनकमेंट और सिस्टम डॉट प्रिंटलन को इसके नीचे यहाँ पे पेस्ट करवा देता हूँ। तो गाइस अब इसकी आप आउटपुट देखिएगा तो केक प्राइस विद जीएसटी 155 आ गया है। गाइस इसी तरह अगर आपने केक की प्राइस में से कुछ कम करना है तो आप माइनस को यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने मल्टीप्लाई करवाना है केक की प्राइस को तो आप डेफिनेटली यहाँ पे मल्टीप्लाई को यूज़ कर सकते हैं। देन डिवीजन भी सेम ऐसे ही हो जाएगी। तो गाइस मॉडुलस के बारे में भी हम ऊपर देख चुके हैं, तो मॉडुलस के बारे में भी आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो गई है। तो गाइस यहाँ पे ये 3-4 और ऑपरेटर्स हैं, तो उससे पहले आपको एंड, नॉर और
XOR गेट्स के बारे में आइडिया होना चाहिए जो कि लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। तो पहले हम इनके बारे में जब सीख लेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में, देन ही आपको इन ऑपरेटर्स के बारे में अच्छे से और डिटेल से आइडिया हो जाएगा। तो गाइस अब हम नेक्स्ट ऑपरेटर्स पे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट ऑपरेटर हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स। पहले हमने सिंपल एक इक्वल टू को यूज़ किया था। यहाँ पे अगर 2 बार इक्वल टू आता है तो इसका मतलब है हम फर्स्ट वैल्यू को सेकंड वैल्यू के साथ कंपेयर कर रहे हैं। तो कंपैरिजन ऑपरेटर्स को यूज़ करने के लिए हमारे पास 2 वैल्यूज़ होनी चाहिए जिनको हम एक दूसरे के साथ कंपेयर कर सकें, तभी तो हमें पता चलेगा कौन सी वैल्यू बड़ी है कौन सी वैल्यू छोटी है। तो यहाँ पे गाइस हम system.out.println को यूज़ करते हैं और यहाँ पे हम 2 मार्क्स को ले लेते हैं। एक अली के मार्क्स हो जाएंगे हमारे पास, इंटीजर में ले लेते हैं हम अली के मार्क्स को, और इसके आउट ऑफ 100 आए हैं 50 मार्क्स। देन इंटीजर के अंदर हम जॉन के मार्क्स ले लेते हैं कि जॉन के कितने नंबर आए हैं, मतलब किसी भी सब्जेक्ट में उसके मार्क्स हो सकते हैं। तो जॉन के मार्क्स हैं 65। तो गाइस यहाँ पे अब हम कंपेयर करेंगे अली के मार्क्स को इक्वल टू जॉन के मार्क्स से, ठीक है। तो अब आप इसकी आउटपुट देखिएगा, इसको मैं रन करता हूँ तो अब आप इसकी आउटपुट देख सकते हैं कि अली के जो मार्क्स हैं वो जॉन के इक्वल नहीं हैं। तो इसकी आउटपुट हमारे पास आ गई है फॉल्स। अगर सिंपल इक्वल टू होगा तो उसका मतलब है वैल्यू हम असाइन कर रहे हैं, अगर हम डबल इक्वल टू लगा देंगे तो उसका मतलब है हम कंपेयर कर रहे हैं फर्स्ट वैल्यू को सेकंड वैल्यू के साथ। अगर जॉन के मार्क्स अगर 50 हो जाते हैं तो देन इसकी आउटपुट आप देखिएगा, तो यहाँ पे हमारे पास जो आउटपुट आने वाली है वो है ट्रू, जो कि आपने देख ली है। सेम यहाँ पे नॉट इक्वल टू को अगर हम यूज़ करते हैं तो इसकी आप आउटपुट भी देख सकते हैं। नॉट इक्वल टू को हम इस तरह से यूज़ करते हैं, तो अली के मार्क्स नॉट इक्वल टू जॉन के मार्क्स, मतलब ये तो इक्वल हैं तो डेफिनेटली इनका आंसर भी फॉल्स आएगा। तो अगर हम जॉन के मार्क्स को थोड़ा ऊपर नीचे कर देते हैं, जॉन के मार्क्स अब ज़्यादा हो गए हैं तो डेफिनेटली ये दोनों इक्वल नहीं हैं। तो अब इसकी जो आउटपुट है वो आ जाएगी ट्रू, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे अली के मार्क्स ज़्यादा हैं कि कम हैं, तो अली के मार्क्स अगर ग्रेटर देन है तो ये कंडीशन फॉल्स है हमारे पास, तो इसकी आउटपुट भी डेफिनेटली हमारे पास फॉल्स आ जाएगी। तो अगर अली के मार्क्स ज़्यादा हो जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि सेम हमारे पास कंडीशन ट्रू हो गई है, तो इसका आंसर भी ट्रू आ गया है। तो सेम यहाँ पे अगर लेस देन की बात करें तो लेस देन पे भी कुछ इसी तरह से ही एग्जीक्यूशन होगी कि अली के मार्क्स तो ज़्यादा हैं जॉन के मार्क्स से, तो डेफिनेटली यहाँ पे फॉल्स आउटपुट आएगी। अगर हम इस कंडीशन को ही ट्रू करना चाहते हैं तो डेफिनेटली हमें अली के मार्क्स को कम करना पड़ेगा। तो अली के मार्क्स अगर यहाँ पे 10 हो जाते हैं तो देन ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। होप सो स्टूडेंट्स अभी तक आपको लेस देन और ग्रेटर देन के बारे में भी अच्छा सा आइडिया हो गया है। तो ये ग्रेटर देन और इक्वल टू, इस कंडीशन को आपने अच्छे से समझ लेना है। तो उससे पहले मैं दोनों के मार्क्स को कर रहा हूँ इक्वल, तो यहाँ पे मैं ग्रेटर देन इक्वल टू को अब यहाँ यूज़ करूँगा। ग्रेटर देन इक्वल टू को मैंने यूज़ किया है तो कंडीशन देख सकते हैं ट्रू हो रही है। इससे हमें पता चलता है कि अगर अली के मार्क्स ग्रेटर देन है, मतलब जॉन के मार्क्स से अगर अली के मार्क्स ज़्यादा हूँ या बराबर हूँ जॉन के मार्क्स से, तो तब तक ये कंडीशन ट्रू होगी। अगर यहाँ पे जॉन के मार्क्स ज़्यादा हो जाते हैं तो देन ही ये कंडीशन फॉल्स होगी। तो अली के मार्क्स को अगर हम जॉन के मार्क्स से ज़्यादा कर देते हैं तो तब भी हमारे पास आउटपुट देखिएगा वो ट्रू ही रहेगी। अगर ये मार्क्स यहाँ पे जॉन के ज़्यादा हो जाते हैं तो तब डेफिनेटली ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। जावा प्रोग्राम्स के अंदर डिफरेंट सिनेरियोज के अंदर हमें ये कंडीशंस यूज़ करनी पड़ती हैं। मोस्टली आगे जा कर के जब हम इफ़ एल्स और स्विच कंडीशंस को यूज़ करेंगे तो देन आपको और अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि हम किस तरह से इन कंडीशंस को यूज़ करते हैं। यहाँ पे आप इनके सिंटैक्स को भी देख लीजिए। तो अब अली के मार्क्स अगर कम हैं या बराबर हैं जॉन से तो तब तक ये कंडीशन ट्रू होगी। तो डेफिनेटली अली के मार्क्स तो कम है, अली के मार्क्स 15 हैं, जॉन के मार्क्स 55 ज़्यादा है, तो ये कंडीशन ट्रू हो रही है। अगर यहाँ पे भी हम 15 कर देते हैं तो तब भी ये कंडीशन ट्रू ही होगी। लेकिन जैसे ही अली के मार्क्स ज़्यादा हो जाएंगे, 55 मार्क्स हो जाएंगे, तो ये कंडीशन भी फॉल्स हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी आउटपुट भी यहाँ पे फॉल्स आ गया है। होप सो स्टूडेंट्स यहाँ पे
आपको जावा कंपैरिजन ऑपरेटर्स के बारे में भी अच्छे से और डिटेल से आइडिया हो गया है। गाइस, अगर आपको कंपैरिजन ऑपरेटर्स के बारे में अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो गई है तो कमेंट सेक्शन में समर्स लिख दीजिए। तो गाइस, अब हम जावा लॉजिकल ऑपरेटर्स को डिटेल से देखते हैं। तो जावा लॉजिकल ऑपरेटर्स 3 टाइप्स के हमारे पास होते हैं। तो सबसे पहले आप एंड ऑपरेटर का सिंटैक्स देख सकते हैं। और ऑपरेटर का सिंटैक्स कुछ इस तरह का है और नॉट ऑपरेटर का सिंटैक्स कुछ इस तरह का है। डिफरेंट कंडीशंस के अंदर हमें लॉजिकल ऑपरेटर्स को यूज़ करना पड़ता है। मोस्टली अगर डाटाबेसिस से आप डील कर रहे हैं या आप कंडीशनल स्टेटमेंट्स में हैं, मतलब अगर आपके पास काफ़ी ज़्यादा कंडीशंस हैं तो वहाँ पे आपको लॉजिकल ऑपरेटर्स को यूज़ करना पड़ता है। तो गाइस, एंड ऑपरेटर को समझने के लिए मैं आपके सामने एक छोटा सा सिनेरियो रखने वाला हूँ कि अगर आपने यूट्यूब पे वीडियो सिंपली कोई देखनी है तो देन आपका जीमेल का अकाउंट होना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आपने किसी वीडियो के नीचे कमेंट करना है तो देन आपका जीमेल का अकाउंट बना होना इम्पोर्टेंट है। तो गाइस, अगर आपने कोई कमेंट करना है वीडियो के नीचे तो देन यहाँ पे 2 कंडीशंस आपके पास आएंगी कि एक तो आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो और दूसरे नंबर पे आपके पास जीमेल का अकाउंट भी हो, तो तब भी आप कमेंट कर सकते हैं किसी भी वीडियो पे। तो सेम एंड ऑपरेटर के अंदर अगर दोनों कंडीशंस ट्रू होती हैं या 3, 4 जितनी भी कंडीशंस हैं वो सारी की सारी ट्रू होंगी तो देन ही आंसर हमारे पास ट्रू आएगा। जबकि और ऑपरेटर के अंदर ऐसा नहीं है। अगर एक भी कंडीशन आपकी ट्रू हो जाती है तो देन और ऑपरेटर ट्रू रिटर्न कर देगा। गाइस, इनका प्रैक्टिकल वर्क आगे जाकर के हम देखेंगे। गाइस, और ऑपरेटर को समझने के लिए मैं यहाँ पे आपके सामने एक और सिनेरियो रख रहा हूँ। गाइस, अगर स्टूडेंट ने पास होना है तो उसके लिए मैं यहाँ पे 2 कंडीशंस ले रहा हूँ। अगर स्टूडेंट हार्डवर्क करेगा तब भी स्टूडेंट पास हो जाएगा, अगर स्टूडेंट नॉर्मल पढ़ेगा तो तब भी स्टूडेंट पास हो जाएगा। इन दोनों में से कोई भी कंडीशन अगर ट्रू हो जाएगी तो स्टूडेंट पास हो जाएगा। तो और ऑपरेटर में भी कुछ ऐसा ही काम होता है। अगर और ऑपरेटर के अंदर 2 कंडीशंस हैं तो उनमें से अगर एक भी ट्रू है तो वैल्यू आपको ट्रू रिटर्न हो जाएगी। और ऑपरेटर और एंड ऑपरेटर के अंदर 2 से भी ज़्यादा वैल्यूज़ हो सकती हैं। अगर एंड और में 2 से ज़्यादा वैल्यूज़ होंगी तो एंड ऑपरेटर की सारी कंडीशंस का ट्रू होना इम्पोर्टेंट है, जबकि और ऑपरेटर के अंदर एक भी अगर कंडीशन ट्रू होगी तो आउटपुट ट्रू आ जाएगी। देन ये है नॉट के अंदर अगर वैल्यू ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगी, फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगी। अगर आपके पास कोई भी वैल्यू ट्रू है तो उसको ये फॉल्स कर देगा, अगर आपकी कोई फॉल्स वैल्यू है तो उसको ये ट्रू कर देगा। तो गाइस, यहाँ पे अब हम थोड़ी सी इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं, एंड की, नॉट की और गेट की। गाइस, एंड ऑपरेटर के लिए मैं यहाँ पे एक छोटा सा कंपैरिजन करवा लेता हूँ अली के मार्क्स का, जॉन के मार्क्स का, और यहाँ पे हमें एक और स्टूडेंट चाहिए तो यहाँ पे हम अब्दुल को ले लेते हैं, अब्दुल के मार्क्स को। तो अब्दुल के मार्क्स यहाँ पे हम 75 ले लेते हैं और सेमीकोलन लगा देते हैं। तो इन तीनों के अंदर हमने अब देखना है कि सबसे ज़्यादा मार्क्स किसके हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे system.out.println को लूँगा और यहाँ पे मैं अब्दुल के जो मार्क्स हैं इनको ग्रेटर देन होना चाहिए अली के मार्क्स से। एंड यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं, एंड को यहाँ पे यूज़ करेंगे, और अब्दुल के मार्क्स को ग्रेटर देन होना चाहिए जॉन के मार्क्स से। ठीक है, तो देन ही अब्दुल फर्स्ट पोजीशन लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम कंकैटिनेशन लेते हैं और यहाँ पे हम कुछ ब्रैकेट्स को भी यूज़ करेंगे और यहाँ पे अब हम लिखते हैं अब्दुल इज प्रीफेक्ट। तो यहाँ पे अब्दुल इज प्रीफेक्ट हमने आउटपुट ले ली है। तो गाइस, यहाँ पे देख सकते हैं कि अब्दुल इज परफेक्ट ट्रू कंडीशन हमारे पास तब ही आई है जब अब्दुल के मार्क्स अली से भी ज़्यादा हैं और अब्दुल के मार्क्स जॉन से भी ज़्यादा हैं। तो यह मैं प्रोजेक्ट पे क्लिक करता हूँ तो हमारे पास ये जगह थोड़ी सी ज़्यादा बन गई है। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं एक और स्पेस देता हूँ तो दोबारा से मैं इस प्रोजेक्ट को रन करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं अब्दुल इज परफेक्ट और ये ट्रू कंडीशन हमारे पास हो रही है। तो गाइस, अगर हम यहाँ पे जॉन के मार्क्स का कंपेरिजन कर देते हैं कि जॉन के मार्क्स ज़्यादा होने चाहिए अली से और अब्दुल के मार्क्स भी ज़्यादा होने चाहिए जॉन से, तो देन इसकी आउटपुट आप देख सकते हैं कि अब्दुल इज़ परफेक्ट तब है जब जॉन के मार्क्स ज़्यादा हैं अली से और अब्दुल के मार्क्स ज़्यादा हैं जॉन के मार्क्स से। इसको मैं थोड़ा सा नीचे ही ले आता हूँ कुछ इस जगह पे, देन देखने में हमें इजी रहेगा। तो अब भी ये कंडीशन ट्रू हो रही है। अगर गाइस यहाँ पे हम अली के मार्क्स को इधर कर देते हैं और जॉन के मार्क्स को इधर कर देते हैं तो तब डेफिनेटली हमारे पास कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि अली के जो मार्क्स हैं वो है 55 और जॉन के मार्क्स 65 हैं। तो अब मैं इसको रन करूंगा तो हमारे पास ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब
इनमें से एक भी अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो हम एंड को यूज कर रहे हैं, तो हमारा जो आउटपुट है वो फॉल्स आएगी। उसकी बजाय अगर हम यहाँ पे और को यूज करते हैं तो और को सिंपली हम कुछ इस तरह से यूज कर लेते हैं। तो अब एक कंडीशन ट्रू है ये वाली, जबकि ये कंडीशन फॉल्स है, तो इसको मैं रन करूंगा तो यहाँ पे गाइस आप देख सकते हैं कि अब्दुल इज परफेक्ट ये ट्रू ही आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम जॉन के मार्क्स पहले लिख देते हैं और अब्दुल के मार्क्स को बाद में कर देते हैं तो अब ये दोनों कंडीशंस ही फॉल्स हैं। ठीक है, तो अब अब्दुल इज परफेक्ट फॉल्स हमारे पास इसकी आउटपुट आ गई है। गाइस यहाँ पे हम अब्दुल इज परफेक्ट को देख रहे थे तो हमारे पास ये दोनों कंडीशंस फॉल्स आ रही थी, तो तभी हमारे पास ये फॉल्स यहाँ पे आ रहा था। तो अब हमने लॉजिकल नॉट गेट को देखना है। तो लॉजिकल नॉट गेट के अंदर हमारे पास जो भी आंसर आ रहा होता है, यहाँ पे फॉल्स आ रहा है तो ये ट्रू हो जाएगा, ट्रू आ रहा है तो वो आंसर हमारे पास फॉल्स हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पे सिंपली हम नॉट गेट को यूज़ करेंगे और प्रोजेक्ट को रन कर देंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास वैल्यू ट्रू आ गई है। तो इसको मैं रिमूव करके दोबारा आपको आउटपुट दिखा देता हूँ तो देख सकते हैं हमारे पास फॉल्स आ गई है। और यहाँ पे अगर मैं नॉट को लगा रहा हूँ तो हमारे पास जो भी पहले आंसर आ रहा होगा अगर वो ट्रू है तो वो फॉल्स हो जाएगा, अगर फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा। तो हमारा पहले ये कंडीशन फॉल्स आ रही थी, नॉट को हमने लगाया है तो ये ट्रू हो गई है। होप सो स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में डिटेल से और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। गाइस अभी तक हमने अर्थमेटिक, असाइनमेंट, कंपैरिजन और लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में डिटेल के साथ सीख लिया है। होप सो आपको भी अभी तक इन सभी ऑपरेटर्स के बारे में डिटेल से आइडिया हो गया होगा। गाइस अभी हमारा सिंपली एक ऑपरेटर रह गया है, बिट वाइज ऑपरेटर। तो बिट वाइज ऑपरेटर को हम जावा कोर्स की नेक्स्ट वीडियो में डिटेल के साथ देखेंगे। गाइस जैसे जैसे हम जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीख रहे हैं तो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है। तो गाइस अभी तक अगर आपने जावा कोर्स को सेव नहीं किया तो जावा कोर्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आ रहा है और जावा कोर्स आपको एंड स्क्रीन से भी मिल जाएगा। तो गाइस आप जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख लीजिए। तो गाइस जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने के बाद आप अपनी एंड्रॉयड ऐप्स भी बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। ये जावा का प्लस पॉइंट है।